नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि अंतर जनपदीय तबादला में जो शिक्षक और शिक्षिकाएं आए हैं उनके विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया क्या होगी, किन किन चरणों से होकर गुजरना है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप मुझसे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं और वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स आपको इन प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाएगी। वीडियो में चर्चा के जो प्रमुख बिंदु होंगे उनमें आपका इस प्रकार से है कि विद्यालय आवंटन प्रक्रिया तिथि क्या है, आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए समय और आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन से होंगे, शिक्षक जो सूची लिस्ट है वो बनने की प्रक्रिया क्या होगी, विद्यालय आवंटन हेतु जो विद्यालयों की सूची होती है वह किस प्रकार से बनती है, विद्यालयों का चुनाव शिक्षक शिक्षिकाएं किस प्रकार से करें, उन्हें किस प्रकार से सूचीकृत करेंगी, आवंटन के समय ध्यान रखने वाली कौन कौन सी प्रमुख बातें होंगी, आवंटन के बाद ब्लॉक व विद्यालय में ज्वाइन करने हेतु आवश्यक जो जानकारी है और डॉक्यूमेंट हैं वे कौन कौन से होंगे। तो इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहला बिंदु, विद्यालय आवंटन प्रक्रिया तिथि। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में कई बार बदलाव हुए हैं, जो कि अंतिम बदलाव 15 सितंबर को एक आदेश सचिव जी का आया था, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बताया गया है कि जो आवंटन की प्रक्रिया है वह 13 और 16 को ना होकर अब 20 और 21 को होगी, जिनमें एक प्रमुख बदलाव देखने को मिल रहा है कि सभी जनपदों में सभी प्रकार के अभ्यर्थी जो होंगे उनका जो आवंटन है विद्यालय का वह 20 और 21 तारीख को होना है। तो इस बार प्रमुखता से यह निश्चित है कि 20 व 21 सितंबर को हर हाल में आवंटन हो जाना है, यदि किसी भी प्रकार की कोई विषम परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती है तो। और यह विषम परिस्थिति जो भी होनी होगी वह आज रात में 10-11 के पहले यदि आपको कोई आदेश आता है तो उस स्थिति में बदलेगी डेट, अन्यथा की स्थिति में आपको कल और परसों अर्थात 20 और 21 सितंबर को आपका विद्यालय आवंटन हो जाना है। अगला बिंदु जो है वह है आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए समय व आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे। तो आपको बता दें कि आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जो कार्यालय का खुलने का समय होता है 10 बजे प्रातः आपको वहां पर पहुंच जाना है। आपकी आवंटन की जो प्रक्रिया होगी वह कितने बजे स्टार्ट होती है इसकी कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं रहेगी, लेकिन जो पहुंचने की आपकी समय सीमा है वह 10 बजे आपको पहुँच जाना है, आपको प्रयास करना है कि पहुँच जाए। आपको बता दें कि आवंटन की जो प्रक्रिया है उनमें कई चरण होकर आपको गुजरना है, जिसमें सबसे पहले एनआईसी की तरफ से आप विद्यालय आवंटन के लिए जो भी विद्यालय ओपन होंगे उनकी सूची आएगी और जनपद स्तर से शिक्षकों की एक लिस्ट तैयार होगी, जिसे उसी दिन आपके यहाँ एलईडी पर या दीवार में चस्पा करके आपको सूचित किया जाएगा। तो आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आप अपने जो निर्धारित समय है वह 10 बजे कार्यालय खुलने का उसी टाइम पर आप पहुंचेंगे। आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करें तो केवल और केवल एक आपको फ़ोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना है, जो कि बहुत ही आवश्यक है, जिससे आपकी पहचान होगी कि आप वही शिक्षक या शिक्षिका हैं जिनका आवंटन होना है। इसके अतिरिक्त कुछ यदि आप अतिरिक्त डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो आप एक सेट में अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल जमा की है बीएसए ऑफिस में उसी की फ़ोटोकॉपी आप रख सकते हैं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, लेकिन प्रमुखता से जो आपको एक ही आईडी आपको लेके जानी है फ़ोटो युक्त। अगला बिंदु है शिक्षक सूची लिस्ट बनने की जो प्रक्रिया है वह क्या होगी। तो आपको बता दें कि जो शिक्षक सूची लिस्ट बनेगी उसमें प्रमुखता से जो लिस्ट होगी उसमें सबसे ऊपर जो दिव्यांग महिला, उसके बाद दिव्यांग पुरुष, उसके पश्चात आपको जो महिलाएं हैं उनका और सबसे अंत में जो पुरुष हैं उनको वरीयता दी जाएगी। जिसमें जो लिस्ट तैयार होनी है उनमें कुछ इस प्रकार से करना है कि गुणांक के आधार पर इस लिस्ट को डिसेंडिंग आर्डर में अर्थात बड़े हुए से घटते हुए क्रम में आपको एक लिस्ट तैयार की जाएगी, जिनमें गुणांक को वरीयता दी जाएगी। यदि गुणांक समान है तो उस स्थिति में जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है
आपकी उससे तुलना की जाएगी, उसके आधार पर आपको आगे और पीछे रखा जाएगा, ऊपर नीचे। यदि वह भी किसी व्यक्ति की या किसी शिक्षक की समान होती है तो उस स्थिति में जन्म तिथि को आधार मानते हुए उसे ज्येष्ठ या कनिष्ठ माना जाएगा। तो इस प्रकार से आपको गुणांक, उसके पश्चात आपको नियुक्ति तिथि और उसके पश्चात आपको जन्म तिथि के आधार पर बांटा जाएगा। यदि इसमें भी कोई समानता तीनों में पाई जाती है तो उस स्थिति में नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपको क्रम में लगाया जाएगा। तो यह शिक्षकों की जो सूची लिस्ट बनने की प्रक्रिया है कुछ इस प्रकार से होगी। अगला बिंदु है विद्यालय आवंटन हेतु जो विद्यालयों की सूची होगी उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो विद्यालयों की जो सूची है वह NIC लखनऊ के स्तर से तैयार की जाती है, जिसमें आपको दिशा निर्देश सचिव जी के द्वारा पहले ही प्राप्त किया जा चुका है कि जो विद्यालय आवंटन की सूची है वह जनपद स्तर से सुझाव हेतु मांगी गई है। जो भी सूची यहाँ से दी गई है वह हूबहू ओपन नहीं होगी, वह केवल एक सुझाव मात्र होती है, क्योंकि यहाँ से जो भी डिमांड की जाती है उसको वहाँ से पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जिसमें सबसे पहले वे स्कूल ओपन होंगे जो कि बंद हैं या जो शिक्षा मित्र ही केवल चला रहे हैं। दूसरे क्रम में जहां पर केवल एक सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक हैं उन स्कूल को वरीयता दी जाएगी, अर्थात एकल जो स्कूल होंगे उन्हें सेकंड नंबर पर ओपन किया जाएगा। यदि इससे भी अतिरिक्त विद्यालयों की सूची खोलनी है तो द्वितीय जो अध्यापक सूची है विद्यालय हैं उनको ओपन किया जाएगा। इसके पश्चात ही अन्य को ओपन किया जाएगा। तो इस हिसाब से जो भी ब्लॉक वाइज विद्यालय खुलने हैं उसमें आपको बंद विद्यालय, एकल विद्यालय, द्वितीय विद्यालय या तृतीय शिक्षक विद्यालयों को क्रमशः ओपन किया जाएगा तब तक जब तक कि लिस्ट की पूरी नहीं हो जाती है। लिस्ट में आपको जितने भी स्थानांतरित शिक्षक हैं उनमें से और 5 ऐड करके विद्यालय ओपन होंगे। सपोज करिए आपके यहाँ 145 स्थानांतरित शिक्षक आए हैं तो आपके ज़िले में 150, 45 में 5 जोड़कर 150 जो विद्यालय हैं वह ओपन होंगे। प्रमुखता से आपको बता दें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो ट्रांसफ़र की लिस्ट आई थी उसके आधार पर विद्यालयों की जो ओपनिंग है, खोलने की जो लिस्ट है उसी के आधार पर होगी, क्योंकि जो भी प्रधानाध्यापक का आवंटन हुआ है विद्यालय उसमें देखा गया कि किन्हीं किन्हीं जिलों में स्थानांतरित शिक्षक की जो संख्या है वह अधिक है, लेकिन जो कार्यभार ग्रहण करने वालों शिक्षकों की संख्या है वह कम थी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में केवल और केवल 14 लोग जो जूनियर के प्रधानाध्यापक और प्राथमिक के प्रधानाध्यापक थे उनका स्थानांतरण हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणवश केवल और केवल 6 प्रधानाध्यापकों के द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में ज्वाइनिंग हुई। तो इस आधार पर नहीं है कि 6 लोगों ने ज्वाइन किया और 5 अतिरिक्त आपको कुल 11 विद्यालय खोले जाएं, लेकिन सूची में यह देखने को मिला कि जो 14 टोटल स्थानांतरित हुए थे शिक्षक उनमें 5 संख्या जोड़कर कुल 19 विद्यालय खोले गए थे। तो इस हिसाब से विद्यालयों का जो विकल्प है वह आपको स्थानांतरित शिक्षक के आधार पर खोला जाएगा, न कि कार्यभार ग्रहण किए गए शिक्षकों की संख्या के आधार पर। विद्यालयों का चुनाव किस प्रकार से हमें करना है जिसे कि प्रमुखता से आप लोगों को ध्यान देना है। बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो जल्दबाजी में विद्यालयों का चयन कुछ गलत तरीके से कर लेते हैं या कम अधिक दूरी भांप नहीं पाते हैं। इसलिए आपको ध्यान यह देना है कि जिन भी आपको इच्छित ब्लॉक की स्कूल चाहिए उन ब्लॉकों के कुछ जो भी जिम्मेदार या फिर यूं कहें कि जो भी जानकार शिक्षक हैं उनसे आप संपर्क बनाए रखिए। जैसे कि यदि आप जो ARP हैं उनसे कुछ आप संपर्क कर लेंगे, या फिर कुछ लोग हैं जो विद्यालयों की अधिक जानकारी रखते हैं, कोई वहाँ पर सहायक बिल बाबू हो या कोई सहायक अध्यापक हो, या फिर आपको आपके ब्लॉक के जो अध्यक्ष मंत्री वगैरह हैं वो भी आपकी सहायता प्रदान कर सकते हैं। विद्यालय को चूज़ करने में दूरी के हिसाब से आप उनसे जानकारी लीजिए। बाकी आपको आप जिस विद्यालय का चयन कर रहे हैं उस विद्यालय में कितने स्टाफ वर्तमान में हैं इसको देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस पर आप क्लिक करके अपना डिटेल्स फिल करके जिस ज़िले में जिस ब्लॉक में आप
विद्यालय ढूंढना चाहते हैं या जिस विद्यालय को आप चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके वहाँ पर कितने स्टाफ इस समय वर्तमान में मौजूद हैं उनकी संख्या आप जान सकते हैं। और जो आपके सहायक अध्यापक हैं, जो आपकी सहायता करने वाले हैं विद्यालय को ढूंढने में, वह आपको विद्यालय की आपके घर से या आपके मुख्यालय से या आप जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ से कितनी दूरी है इसको सुझाव देंगे। और वहाँ पर आसपास आपको यह भी जांच लेना है कि विद्यालय का परिवेश कैसा है, वहाँ पर बच्चे कितने हैं और किस प्रकार से आपकी जो वरीयता है उसको आपको ध्यान में रखते हुए अपनी जानकारी को पूर्ण कर लेना है। उसी प्रकार से आपको विद्यालयों का चयन करना है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रथम इच्छित ब्लॉक है उसके अतिरिक्त भी आपको 1 से 2 ब्लॉक का चयन कर लेना है, उनके विद्यालयों का चयन कर लेना है। उनके क्रम को आप एक पेज में लिख लेंगे। यदि किसी स्थिति में आपको जो पहली इच्छित ब्लॉक है उसमें का विद्यालय नहीं मिल रहा है तो आप फरवरी में अन्य ब्लॉक के जो विद्यालय हैं जो सुदूर हैं उनको भी आप चयन करके आ जाएंगे। तो इस स्थिति में आपको कम से कम 2 ब्लॉक के विद्यालयों की सूची तैयार करनी है क्रमवार, जिनमें आप जाना चाहते हैं। इससे अधिक आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तो विद्यालयों की जो सूची है वह आपको कम से कम 10 विद्यालय ऐसे हों जो आपको चूज कर लेना है और उसको लगातार अपडेट करते जाना है। जिन विद्यालयों का चयन अन्य शिक्षकों के द्वारा हो जाए उसे आपको अपनी लिस्ट से हटाते जाना है और अपनी लिस्ट में और अन्य विद्यालयों की जो संख्या है उसे बढ़ा लेनी है। आपको बता दें कि विद्यालय जो सूची है वह चस्पा होने के लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद ही विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो आपको इन्हीं 1 से 2 घंटों के बीच आपको अपनी लिस्ट को तैयार कर लेना है और कुछ इस प्रकार से करना है कि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। अगला जो प्रमुख बिंदु है कि आवंटन के समय ध्यान रखने वाली कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, तो आपको बता दें कि आपके यहाँ जिस भी ज़िले में आप हैं उस ज़िले में आपके यहाँ व्यवस्थाएं क्या हैं उसके अनुसार आप अपना कार्य करेंगे। यदि आपके यहाँ बाकायदा LED के माध्यम से आपको विद्यालयों की सूची दिखाई दे रही है, किसको कौन सा विद्यालय अलॉट हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं है, आपके यहाँ लंबी लंबी लाइनों को लगाकर विद्यालय आवंटन किया जा रहा है, तो आप ध्यान रखें कि अपनी लिस्ट अपने साथ ले जाएं और अंदर जाने के पश्चात जब आप सिस्टम पर बैठेंगे, सिस्टम को देखेंगे, तो वहाँ से आपको किन विद्यालयों का अलॉटमेंट किया जा रहा है आप उसको अपना क्रम बताएंगे। और यदि बताते हैं कि आपका जो विद्यालय है वह चयनित हो चुका है किसी शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा, तब आपको यदि संशय है उस विद्यालय के ऊपर या आपको डाउट है कि हमने तो लिस्ट में अपना नहीं देखा कि यह विद्यालय किसी ने ले लिया है, तो आप उस स्थिति में जो वहाँ की कमेटी होगी या जो शिक्षक अलॉट कर रहे हैं, टीचर या बाबू अलॉट कर रहे हैं, उनसे आपको कहना है कि सर मुझे यह विद्यालय दिखा दीजिए या मुझे यह लेटर दिखा दीजिए कि किसने इस विद्यालय को लिया है। तो कुछ इस प्रकार से आप खुद को कन्फर्म कर सकते हैं कि आपका जो विद्यालय है वह किसी ने लिया है या आपसे हो सकता है कोई झूठवश आपके द्वारा आपको बहकाया जा रहा हो। तो उस स्थिति में आपको कन्फर्म कर लेना है कि क्या वो विद्यालय लॉक हुआ है, यदि लॉक हुआ है तो किसे लॉक हुआ है। तो और जब फाइनली लॉक होने लगे तो आप अपने विद्यालय को ज़रूर देख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विद्यालयों की जो लिस्ट होती है उनमें नाम में कुछ समानताएं रहती हैं और आपको दूसरा विद्यालय अलॉट हो जाता है। चूँकि विद्यालय अलॉट होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी स्तर से संभव नहीं है, तो इसलिए विद्यालय लॉक होने से पहले आप अपने विद्यालय को अवश्य जांच लें कि क्या हम वही विद्यालय लॉक कर रहे हैं जो हमें चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने जो विद्यालय की सूची है उसको तैयार करेंगे और अपना लॉक करवाएंगे। यह प्रमुख विशेषता ध्यान रखना है आपको। अंतिम जो बिंदु है वह है कि आवंटन के बाद ब्लॉक और विद्यालय में ज्वाइनिंग हेतु आवश्यक कौन कौन सी जानकारियां हैं और डॉक्यूमेंट हैं। तो आपको बता दें कि आवंटन के बाद एक आपको लेटर मिलेगा जिसे आपको फ़ोटोकॉपी 5 प्रति में या उससे भी अधिक आप करवा सकते हैं और आपके पास जो भी इसके पहले की फ़ाइल तैयार है उसे कम से कम 3 प्रति में आप तैयार कर लेंगे और इस पेज को आपको ज्वाइनिंग जो अलॉटमेंट लेटर है उसको लगाते हुए आप अगले दिन अपने विद्यालय
में ज्वाइन करने हेतु जाएंगे, लेकिन आपको पहले अपनी ब्लॉक में जाना है। वहाँ से बीओ के माध्यम से आपको फॉरवर्ड किया जाएगा उस विद्यालय के लिए जहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। और वहाँ पर जाने के बाद आपको जो कार्यभार ग्रहण आख्या है उसकी एक 2-3 प्रतियों में आपको निकाल कर भर लेना है और अपने जो प्रधानाध्यापक हैं या इंचार्ज हैं उनसे उस पर डिटेल्स फिल करवाने के बाद आपको साइन मोहर करवा कर एक प्रति आपको खुद रख लेनी है, एक प्रति आपको विद्यालय में देनी है और एक प्रति आपको बीईओ को या आपकी बीआरसी पर जमा होनी है। आपको बता दें कि जो आप 3 फाइल तैयार करेंगे उसमें से आपको 2 फाइल बीआरसी पर जमा होगी और 1 फाइल आपके विद्यालय में जमा होगी। तो आप कम से कम 3 फाइल को अवश्य तैयार कर लें और उसके पश्चात ही आप अपने अन्य कार्यों को करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने आपसे चर्चा कर ली है। यदि आपके किसी भी अन्य प्रकार के डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका 100% जवाब देने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और अपने अन्य साथियों को इसे अवश्य शेयर कर दें ताकि उन्हें भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो विद्यालय के आवंटन को करने में। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।